सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुकूमत के लिए इस वक्त दर्द सर बनी हुई है, लेकिन कल इस हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि जो इस हवाले से ड्राफ्ट है मौलाना फजल रहमान के साथ वो शेयर कर दिया गया है। लेकिन कॉन्फिडेंट भी वो काफ़ी दिखाई दे रहे थे, मगर ऐसा लग रहा है कि हुकूमती उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। JUI ने इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है इससे मुतालिक हुकूमती जो ड्राफ्ट था उसको मुस्तरद कर दिए, ये खबरें आ रही हैं। JUI के सेनेटर सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि किसी शख्स को इन या आउट करने से मुतालिक तरमीम लाना गैर मुनासिब है। अभी नहीं कहा जा सकता कि हम आइनी तरमीम से करीब हैं या दूर हैं। एक दो रोज़ में मौलाना इस ड्राफ्ट जो है उसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा इस मामले को। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी ये जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इन पर अपना तहरीरी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो कि हुकूमत के एलाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि हालात देखकर हुकूमत ज़रूर चाहेगी कि तरमीम जल्द से जल्द मंजूर हो जाए। अगर अमेंडमेंट्स को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता, क्योंकि मौलाना की ख्वाहिश है कि PTI को भी साथ लिया जाए। अब ये जो हम मामला देख रहे हैं, चूँकि दिन बहुत कम रह गए हैं, 25 अक्टूबर बड़ी अहम डेट है। इससे पहले क्या हुकूमत ये जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इनको पास करवा पाएगी? कितना बड़ा चैलेंज है, चूँकि गिवन द टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है हुकूमत के लिए। तो मामला पे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, हमाद रोहेला हैं, आज ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, राजा खालिद महमूद साहब हैं, कानूनी उमूर पर हमारी रहनुमाई करेंगे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। हमाद, आपकी जानिब सबसे पहले आती हूँ, चूँकि कल भी हमारे प्रोग्राम के डिस्कशन का एक हिस्सा रहा, आज मैं चाहूँगी कि आपसे आगाज़ करते हैं, आपका भी इस पर नुक्ता आ जाए। ये कितना बड़ा चैलेंज है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर सारे मामलात देखे जाएं, ड्राफ्ट भी शेयर किया गया लेकिन वो अभी मुस्तरद हो गया है, टाइम बहुत कम है, ये सारे मामलात को देखते हुए आसान होगा, और फिर सेनेट में KP की नुमाइंदगी भी नहीं है, तो किस तरह से ये पास करवाए जाएंगे? उसके ऊपर तो मेरे जो दीगर पैनलिस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। मैं अपनी बात को ज़रा कानून के और आइन के अंदर ही रखने की कोशिश करूंगा। जहां तक आईनी तरमीम की बात है तो पहली बात तो एक ये क्लियर होनी चाहिए कि अभी भी हमारे पास अमेंडमेंट का ड्राफ्ट नहीं है, हम उसके ऊपर बात स्टिक वाइज नहीं कर सकते, आर्टिकल वाइज नहीं कर सकते। जो दो मोटी मोटी बातें हमारे सामने हैं, जो चंद मोटी मोटी बातें हमारे सामने की जाती हैं, उसको जरूर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस बात का मैं हमेशा एतराफ आपके सामने करता रहा हूं कि हमारे निज़ाम अदल में 10,000 मसाइल हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला पेंडेंसी ऑफ केसेस का है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा दूसरा बड़ा मसला हमारी अदलिया की इमेज को लेकर है। आम आवाम की राय ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो फैसले आते हैं वो आज़ाद फैसले हैं या नहीं। अब इन मसाइल को अगर दुरुस्त करना है तो जिस दवाई से इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है वो दवाई इस बीमारी के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे, अगर मैं मिसाल से कहूँ कि आप हार्ट अटैक का इलाज आई ड्रॉप डाल के कर रहे हैं। अब मैंने जो दो इश्यूज गिनवाए हैं, अगर मैं उनके ऊपर मोटी मोटी बात कर लूं आपके सामने, तो सबसे पहला इशू ये कहा जाता है कि फैसले आजाद नहीं किए जाते, और अगर आजाद फैसले कर भी दिए जाते हैं तो ताकतवरों के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। इसकी मिसाल हमारे सामने हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, उसमें इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से एडिशन कर लेता है जो उसको दुरुस्त लगता है, और उस एडिशन की बुनियाद के ऊपर एक रजिस्टर्ड पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने नहीं देता। ना सिर्फ यही, बल्कि उस गलती के अजाले में जो फैसला आता है उस पर भी रेजिस्टेंस शो सिर्फ इस वजह से कर रहा होता है कि बज़ाहिर वो कन्विंस नजर नहीं आता कि ये सही फैसला है या नहीं सही फैसला। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हुकूमत की और अदलिया की एक महाजर आई है जिसके ऊपर आम आदमी भी परेशान है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो आईनी तरमीम आ रही है उसमें हम आजाद फैसले के लिए फैसिलिटेट करने की बजाय हम अदलिया को रहे हैं हुकूमत के, हम ऐसी तरमीम ला रहे हैं जिस तरमीम पे पहले जज का ही सही लेकिन इंतखाब जो है हुकूमत खुद करेगी। दूसरी तरमीम उसके अंदर जो बार बार बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि हाई कोर्ट के जजेस के तबादले जो हुकूमत चाहेगी वो कर देगी। अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो ये ऐसा है कि आइन का जो बुनियादी ढांचा है वो जमीन बोस हो जाएगा। हमारे आइन का खासा अदालती खुद मुख्तारी है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अदलिया के जो जजेस जब अपॉइंट होते हैं उनकी जो ओथ दी गई है हमारे कानून में, अगर आप उसकी वर्डिंग को देखें तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जजेस विल वर्क विदाउट फियर और फेवर
अगर ये तरामीम पास हो जाती हैं और एक जज को पेशावर से उठाकर कभी भी कोयटा फेंका जा सकता है, तो ये समझने के लिए कोई कानूनी माहिर होने की जरूरत नहीं है कि वहां पर फेयर और फेवर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा, अगर अब मैं पेंडेंसी के ऊपर बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पेंडेंसी हमारा बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर पेंडेंसी को रिजॉल्व करना हमारा मकसद है तो लोअर कोर्ट में जो इस वक्त केसेस पेंडिंग है वो 1.8 मिलियन है। इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है वो 58,000 है। तो कि कोई भी आदमी होगा वो सबसे पहले ये सोचेगा कि जहां ज्यादा जरूरत है वहां पर रिफॉर्म पहले लाने चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में गालबन 4 लाख केसेस पेंडिंग है, लेकिन यहां पर तरतीब उल्टी शुरू की गई है, उसके ऊपर कई सवालात उठते हैं। और दूसरी बात कि जो हमें बताया जा रहा है कि 90% टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट का, हमारी आला अदलिया का सियासी मुकदमात में जा रहा है। तो ये जो 90% की फिगर हमें दी जा रही है, ये बगैर किसी डेटा के दी जा रही है। हम डेटा की दुनिया में रह रहे हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं होगा कि बताया जा सके मेजर करके डेटा के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि पिछले क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर में अगर ये आप कर लें, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, कि आने वाले क्वार्टर में हम देख लें कि कितना वक्त सियासी मुकदमात को दिया जाता है और कितना वक्त अवामी मुकदमात को दिया जाता है। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। दूसरी बात इसके बारे में कही जाती है, और एक इसका कंटेंट शेयर नहीं किया जा रहा, उसको जिस तरह से हाइड किया जा रहा है उस पे भी एक इंटेंट पे डाउट रेज होते हैं। एग्जैक्टली, ना सिर्फ उसको शेयर नहीं किया जा रहा बल्कि उसकी वजह जिसकी वजह से वो जो अमेंडमेंट की जा रही है, यानी डिलेज के फिगर्स भी तो हमें नहीं बताए जा रहे, उनको भी सीक्रेसी में रखा जा रहा है, जैसा मैंने आपके सामने रखा। दूसरा, कहा जाता है कि सियासी मुकदमात बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो पार्टी हमें सियासी मुकदमात के बारे में आजकल एजुकेट करती दिखाई दे रही है, जब वो पार्टी इक्तदार में आई थी तो उन्होंने आते ही अपने सदारती इस्तेकाक का इस्तेमाल करके भुट्टो साहब के बारे में रेफरेंस भेज दिया था। एक ऐसी शख्सियत जो कि बेशक बहुत बड़ी शख्सियत रही है, वो जो, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। अदालत का बहुत सारा वक्त उस मुकदमे में चला, उन मुकदमात में नहीं चला जो लोग इस वक्त जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। तो ये वही लोग, उन्हीं के साहबजादे हमें बता रहे हैं कि सियासी मुकदमात बहुत बुरे होते हैं। सियासी मुकदमात का मेरे नजदीक जो एक दो बड़ी रीजन है, वो एक तो ये है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू जब कानून साजी की जाएगी, जब आप पार्लियामान को पीछे छोड़ देंगे और सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून साजी करेंगे, तो पार्लियामान के मेंबरान हो या सिविल सोसाइटी के लोग हो, उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं रह जाता कि वो अदालत में जाकर उसको चैलेंज करें। इसको भी आप सियासी मुकदमाबाजी में शुमार करेंगे तो आप बेहतर समझते हैं। दूसरी एक बड़ी वजह वो भी हकीकत है कि हमारे यहाँ ऐसे सियासी लीडरान भी हैं जो कि पार्लियामान में होते हुए भी सड़क की सियासत को ज्यादा बेहतर तौर पर करना चाहते हैं और वहां पर उनका रुझान ज्यादा होता है। वो कानून साजी के अमल में नहीं आते, लेकिन जब कानून साजी हो जाती है तो वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको अदालतों में चैलेंज कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त आखिरी बात मैं आपके सामने रखूं, जो मिसाके जमहूरियत पे बात बार बार की जा रही है कि मिसाके जमहूरियत में लिख दिया गया है कि आईनी अदालत बनाई जाएगी। उसी मिसाके जमहूरियत की शिक नंबर 4 को अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आईनी अदालत में जिन जजेस को लगाया जाएगा, लगाने का तरीकेकार एग्जैक्टली वही होगा जो आला अदलिया के जजेस को लगाने का होता है, यानी कमीशन के थ्रू। उसमें हुकूमत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया। ठीक है, राजा साहब आपकी जानिब आते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के हम देख रहे हैं इसमें बड़े एतराज़ात हैं, इस हवाले से प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया जाता रहा। एक तो ऑब्जेक्शंस बेसिकली है क्या, दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट में भी आज इस हवाले से पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्ली मूव की है और उसमें यही डिमांड की गई है कि ये जो इसका ड्राफ्ट है उसको पब्लिक किया जाए। तो इसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से आप समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से कुछ पीटीआई को इस मामले में रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वो जो ड्राफ्ट डेफिनेटली पब्लिक होगा जब पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि उसे कंसील करते हुए, उसे हाइड करते हुए, उसे सप्रेस करते हुए पास करवाया जाएगा। इसे ओपन होना है, इसे सामने आना है, इसे रिवील होना है किस पे, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, उनके सामने। अगर ये हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो ये समझती है कि इसे डिस्कस किया जाना चाहिए मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो फिर वो कमेटी कंस्टिट्यूट की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इतवार के रोज हमने देखा प्रीवियसली इन्होंने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उससे तो लगता नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाएगा ओपनली जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये टोटली एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव है पार्लियामेंट का। मकन्ना का अख्तियार है करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना,
और कानून ये कहता है कि जो मेलाफाइडी है, बदनीयती है, दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेचर। दूसरी बात, हमारे अभी एक फाजिल दोस्त कह रहे थे कि ये जजों की रोटेशन के हवाले से कि पेशावर हाई कोर्ट के जज को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अगर बलोचिस्तान भेज दिया जाए, तो पहले से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये वाज़ेह प्रोविजन मौजूद है ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से कि उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे कदम ये है कि विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द कंसर्न जज। तो अब शायद वो बात नहीं होगी, अगर इस तरह की कोई आती है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बात नहीं होगी पहले वाली। वो जज की मर्जी के बगैर भी उसे कहीं पे पोस्ट किया जा सकता है, कहीं पे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ये पहले से प्रोविजन मौजूद है, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि पहले ऐसा नहीं है। पहले से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बात मौजूद है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट की कि जी इसे पब्लिक किया जाए, तो अभी वो सामने आया ही नहीं। अभी एक समझे कि रूमर्स की सूरत हाल है, वो जो सामने आएगा तो फिर उससे ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट के सामने होगा। और जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ही इज अ पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे उन्हें बात करनी चाहिए। अभी प्री मैच्योर है, अगर इस तरह की रिट भी है वो प्री मैच्योर होगी, तो लिहाजा मैं क्यास पे, अजम्पशन पे, प्रिजम्पशन एक और पे चीज को भी नहीं एड्रेस कीजिएगा। ये जो इसका प्रोसीजर अगर देखा जाए, सेनेट में, हाउस में इनकम्प्लीट है, केपी की वहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पर, तो इस सूरत हाल में क्या ऐसी तरमीम पास होने के हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, कानून तो आप देख लें कि इस हवाले से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी रिजर्व सीट्स के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी इस पे बहुत जगहों पे राय का इजहार कर चुका हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, उससे अमेंड करते हुए, बल्कि कुछ उसके क्लॉजेस को सस्पेंड करते हुए ये जजमेंट जारी की गई। अगर ये ना होता, ये रिजर्व सीट का इशू, तो बहुत पहले शायद वहाँ भी सेनेटर्स के इलेक्शन हो जाते। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले भी पीटीआई के बहुत सारे लोग रिजाइन कर गए थे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से और बाद सूबों से भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाउसेज फंक्शन करते रहे। तो अगर किसी वजह से कोई सीट्स खाली हो जाएं, कोई इस तरह की जजमेंट रास्ते में रुकावट हो, या कोई भी फर्ज करते हैं किसी तरह की भी हर्डल हो, तो जो हाउस जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनके दरमियान ही सारी कानून साजी होती है और वोटिंग भी उनके दरमियान। यानी आप कह रहे हैं कि उनके बगैर भी ये तरमीम पास हो सकती हैं, कानून ऐसा कहता है? हो सकती हैं। ठीक है, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। शाह साहब, आपकी जानिब आते हैं। शाह साहब, ये 25 अक्टूबर हुकूमत तो चाहिए ही चाहेगी, इससे पहले तरमीम हो जाएं, जिस तरह के जो इनकी मामला दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर। अभी इतना आसान है कि ये हो जाए, क्योंकि मौलाना साहब के जो इस वक्त पैंतरे हैं वो बदल रहे हैं। कल हम देख रहे थे, कल तक ही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से मीटिंग होने जा रही है, अभी तक उसका कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक इम्कान। और आज ये खबर भी आई कि पीटीआई के साथ बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा JUIFA, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए आमना, मैंने कल भी बात की थी कि मौलाना साहब ने कहीं कमिटमेंट नहीं की, और आज देखिए सुमरो साहब ने भी कहा, और जो हमारी बात हुई थी कल भी मौलाना साहब की पार्टी के कुछ अहम लोगों से, तो उनका यही कहना था कि हमारे साथ प्रपोजल डिस्कस हुई और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ या दूसरे जो लीडर्स के साथ इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो प्रपोज भी कर दिया कि बेशक अगर आप जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में हवाले से बात करते तो आप 3 जजेस का पैनल लें और उस पर जिसको अपॉइंट करना चाहे वो कर दें। मतलब मुझे मेरे दोनों जो साथी एक कानूनी माहिरीन है, मैं तो एक आम सा पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, इतना मुझे कानून के ऊपर गिरफ्त नहीं है, लेकिन क्या अदालतें ही हमारे लिए सुप्रीम है और वो ही जो है वो कानूनी फैसले करेंगी कि नहीं, उसका इख्तियार भी हम हुकूमत को देंगे या उन पार्लियामेंटेरियंस को देंगे जो कि खुद अंगूठे लगाते हैं? मतलब वो कौन सी पार्लियामेंट है जो कि खुद तो अनपढ़ों के ऊपर मुश्तमिल है और वो कानून साजी हमारे लिए करती है? आपने एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक गलत ट्रेंड डाल दिया, फिर आप डिस्कशन करते हैं कि जी आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो मतलब पहली बात तो ये है कि वो लोग जो कंप्रोमाइज्ड है,
जो कलमे के आगे खड़े होकर कसम उठाते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो कौन सी कानून साजी करेंगे? मतलब ये मैं एक लेमैन के तौर पे सवाल पूछता हूँ। मैं किसी भी पार्टी या किसी सियासी जमात की हिमायत या उनकी मुखालफत पे बात नहीं करना चाह रहा। तो आप ओवरऑल देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त इंटेंशन अपनी जगह पे वाकई क्या ज़रूरत पेश आई। अगर आप पेंडेंसी की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप डिले इनजस्टिस की बात करते हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अहम इशू उठाए जाते हैं, मुझे ज़रा काइंडली इस पर ज़रा बात करने दीजिएगा। आप ये देखिए कि तकरीबन 4000 से ज़ायद हमने दहशतगर्द पकड़े जिन्होंने एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं कि हमने फला आर्म फोर्सेस के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, आम पाकिस्तानियों को स्वात पे ज़बह किया, हमने उनको वज़ीरिस्तान में कत्ल किया, हमने खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में अदालतें लगा के उनको सज़ाएँ दी, उनको कत्ल किया। आज तकरीबन कम से कम 10 साल 12 साल गुजरने के बाद आपकी अदालतें उनके फैसले सुन नहीं सकीं। आप कहते हैं जनाब बड़े ज़बरदस्त इशू है, 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कुर्बान हुए, आर्म फोर्सेस के लोग, अपने लोग। अब आप वहाँ पे जब आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई तो उन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स ने जब सज़ाएँ दी, सज़ाए मौत दी इन दहशतगर्दों को, तो यहाँ एक इशू ये पैदा हुआ कि जनाब हमारे यहाँ तो ATC लॉस के अंदर प्रॉब्लम्स है, फलां है, ढिमका है, तो लिहाजा हम इनको आप एग्जीक्यूशन पे नहीं लेके जा सकते। देखिए ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। आप तो बाकी इंसाफ की बातें करते हैं, दूसरा बलूचिस्तान का इशू दे दें। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे हमेशा उठा रहता है कि मिसिंग पर्सन, मिसिंग लोग, फलान का। क्या आपके पास कोई मैकेनिज्म है कि उन अदालतों में आप उनको ट्राई करें? यहाँ तो जज को एक फ़ोन आता है तो मेरे ख्याल में वो अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ये खित्ता वोलेटाइल है, यहाँ तो जजेस डरते थे दहशतगर्द की कॉल के ऊपर, उनका सांस बंद होता था कि जनाब वो केस हम नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरे बच्चे रात को मर जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह कि यहाँ जजेस को बड़ी तकलीफ है कि वो पाकिस्तान के लिए कानून साजी करना चाहते हैं, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। इन्होंने आम कोर्ट्स के अंदर कौन सा तीर मारा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हमारे लिए तीर मारेंगे? अब मेरे ख्याल में हमाद ने तो इनडायरेक्टली का, मैं ओपनली कहता हूँ, पहले मुझे इंसाफ नहीं मिलता, फिर हमाद को नहीं मिलता, फिर एक आम पाकिस्तानी को नहीं मिलता। आप क्या सिर्फ इन अशराफिया को जो है वो जो तकरीबन 60-70 लोग हैं या कम से कम 20-25 खानदान हैं जो इस मुल्क में हर लिहाज से हर इदारे को अपने पाँव के नीचे रोना चाहते हैं? देखिए मैं एक चीज ऑब्जेक्टिव बात यह है, देखिए आपको ये सोचना होगा कि आप ये तमाम चीज़ें अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा इंटेंशन नहीं है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो लोग सवाल करेंगे, लीगल फ्रेटर्निटी भी करेगी, आम पाकिस्तानी भी करेगा, और अब सारी बातें कानूनी तौर पे बता दी गई। आप उसके लिए कुशन्स ढूंढते हैं, वो अलग बात है। और दूसरी बात ये अमेंडमेंट, मैं कहता हूँ इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी, ड्राफ्ट के साथ ही शाम तक 1-4 घंटे के अंदर इसको देखना चाहिए, लीगल फ्रेटर्निटी को भी देखना चाहिए, आपके इंटेलिजेंसिया को भी देखना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल खबर है, आप आज लिख ले, अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई, ये पेश होनी है और ये 1 गो में अप्रूव होनी है। अगर किसी ने तो यही लग रहे हैं हुकूमत के पहले। आखिरी एक बात, मेरे दोनों दोस्त जो है कानूनदान है, देखिए आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, एहतशाम साहब फिर वेट कर रहे होंगे। देखिए मुझे बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह से सबको खौफ क्यों है और उस शख्स की कैरियर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद आके एक खास जमात के साथ देगा? देखिए ये तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है। इससे पहले भी आप करते रहे, आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और अगर मेरे ख्याल में वाकई मंसूर अली शाह साहब ऐसे साबित ना हुए तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली और लोगों के दिलों में अगर इस हवाले से डाउट्स हैं जहनों में, मामलात को देखें तो अब आप नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जो अपकमिंग सीजे हैं मंसूर अली शाह साहब, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये कर सकती है मामलात को देखते हुए। जी एहतशाम साहब, सारे मामलात पे वही अगेन 25 अक्टूबर, इससे पहले आप देख रहे हैं पास होती हुई अमेंडमेंट्स? उन्हें लाइटर नोट आमना, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जब ज़ियाउल हक का तैयारा फट गया था हवाओं में, उसके बाद न्यूज़ रूम में डॉन अखबार में था तो कुछ साहबी बैठे हुए थे पुराने, एक ने कहा अपने कि ये तो बात नहीं बनी जी, इन्होंने बड़े जुल्म किए, इनको तो लिंच होना चाहिए था, सड़कों पर घसीटना चाहिए था, बड़ा बोल रहे थे। तो हमारे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई जो मिलता ले लो। भाई सवाल यह है कि आप और मैं को अमेरिका और यूरोप और कनाडा और नॉर्वे से तो लोग लाने से रहे, लेकिन हम सारा दिन बैठ के फजूल सा माजत के साथ हम क्रिटिसिज्म करते हैं। हमें जो मौरूजी हालात हैं उन्हीं को सामने रख के बात करनी होगी। जो हमारे आइन और पार्लियामेंट में जो होता है गलत होता है, सही होता है, हमेशा हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हाई मॉरल ग्राउंड ना इंडिविजुअली है, ना कलेक्टिवली है, ना किसी सतह पे है, ना किसी अदारे के सतह पे है। तो अब सवाल ये है कि जो मौजू है इस वक्त, बात इस वक्त हो रही है कि जी क्या आईनी तरमीम पास होनी चाहिए, ठीक है, फॉरन अगेंस्ट आमना ओपिनियन आनी चाहिए, आ भी रही है ज़बरदस्त तरीके से। अब सवाल ये है कि ये क्या पास होगी कि नहीं पास होगी। अब ये जो 25 से पहले
ये इन्होंने करना ही करना है। और आप देख लें आज सारे लोगों को कह दिया गया कि 15 अक्टूबर से पहले वो 15 के करीब जो बाहर लोग हैं वो वापस आ जाएं। देखें, अब सवाल इस वक्त यह है कि हुकूमत करेगी कि नहीं। हुकूमत ने एक अटैम्प्ट किया, दोबारा दूसरे अटैम्प्ट करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ज़ाती तौर पर लगता है जिस तरह एफर्ट किए जा रहे हैं ये करवाएंगे, पुल थ्रू करेंगे, बुलडोज करेंगे, जैसे करेंगे, लॉयल्टीज खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ होता रहेगा। अब देखें, एक तो चीज़ तय है कि जिस तरह आज आप देखते हैं फारूक नाइक साहब ने भी बातें की हैं, और जिस तरह से बाकी बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी मंसूर अली शाह तो इस काबिल नहीं है, बाकी जजेस की लड़ाई वो नहीं संभाल सकते। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी अगर कादी ईसा साहब नहीं आते तो ये गुनाह बेलज्जत होगा। अब डे टू डे बुनियादों पे जो डेवलपमेंट्स होती है ना, हाई स्टेक गेम है, सो आर डिमांड्स जो हमारे पॉलिटिशियन की हैं। अब देखिए, अब एक आपने आप नाम सुना होगा कि काई साहब की जगह आज अमीनुद्दीन खान का नाम आ गया, जो चौथे 5वें नंबर पे, अगले साल उन्होंने रिटायर होना है, उनका नाम आ गया जी आईनी कोर्ट में उनको लगाया जाए। और फजल रहमान साहब कहा जा रहा है कि जहाँ उनकी और शराइत हैं उनमें ये भी है कि जी बजाय उनके या अफरीदी साहब को आप ले लें, आप उनको क्यों नहीं लेते जी। अब देखें, ये मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूँ आमना, जो एक मामला आज और कल के दरमियान खराब हुआ है। मैंने आपको बताया था काई साहब को करने के लिए आज भी पूरे तुले कि पीपल्स PMLN का जो सर्वाइवल है वो काजी साहब के साथ है। ये अब खबर की बात है, इसमें हम अपने जोश और जज्बात नहीं डालते और राइट लेफ्ट नहीं बात करेंगे, जो बात है वही करनी चाहिए। वो उनकी सर्वाइवल इसी में, वो कहते हैं इस निज़ाम को चलना है, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गया तो उनको लेके जाएंगे और हमने ये आईनी अदालत बनानी। दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब के बारे में जिस तरह एक ओपिनियन बन रही है, वो एक अपने तौर पर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसके अपना वकला का भी, PTI का भी, JUI का भी। अब ये सारी चीज़ें चल रही। अब एक ऑल ऑफ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि रातों रात का नाम आप पीछे शुरू हो गया। वो किससे शुरू हो गया? हमने खबर बड़ी ये है कि अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, ठीक है, ये इट इज़ रन बाई द सपोर्ट ऑफ आवर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, हमारे मिडिल ईस्ट में दोस्त हैं, जो बड़ा मेजर फंडिंग आती है। और हमारे काजी साहब जो है ना, वो भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। पिछले साल दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इसके मेंबर हैं, कोई अपना मिस्र से है, कोई ट्यूनिस से है, सारे बड़े बड़े लोग हैं। वहाँ पे काजी साहब ने, आपको याद होगा कि काजी साहब के जो सेक्रेटरी हैं उन पे हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगे थे, तो काजी साहब ने वहाँ अदालत लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये क्यों है, कैसे है, कौन है, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट को नहीं, अच्छा वो नहीं हुई था। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बाकायदा खत लिखा गया उनकी तरफ से उस वक्त प्रेसिडेंट अल्वी को, और डिस्प्ले ये शो की गई थी इनके कॉन्डक्ट के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि काजी साहब अपने मौलाना फजल रहमान साहब उसी एम्बेसी के थ्रू, इस्लामिक एम्बेसी के थ्रू ये बात कहलवाई जा रही है कि जी इनको नहीं लाना अपने किसी सूरत में, तो वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है मजहबी अदारे भी हमारे जो है ना, और सियासी मजहबी जमातें भी फंडिंग लेती रही हैं उनसे। तो अब ये है कि उन्होंने एक टाइम ले लिया, गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि अब ये क्या होगा। अब इसलिए कहा जा रहा है कि जी आज ये भी बातें हो रही है कि जो बार एसोसिएशन है अपना, वो बड़ी हमारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि जी डिनर का इंतजाम कब किया जाए आपका 25 से पहले। और ये भी कहा जा रहा है कि काजी साहब के पेंशन के पेपर भी तैयार होना चाहिए। आपका पॉइंट और आपकी डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ। अब ये कितनी विजिबल है, कितना इसको रेजिस्ट करेगी PMLN और बाकी लोग, ये देखने वाली बात। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर जिस सेक्टर में रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर, इसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाल पीर पावर के बाद अब हम देख रहे हैं कि हब पावर भी कबल अज़ वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने पर तैयार है। लाल पीर पावर की अगर बात करें 362 मेगावाट और हब पावर 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स के लिए एक कदम उठाया है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजली की प्रोडक्शन है और परचेज़, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट ISMO इसकी फॉर्मेशन होने जा रही है। इसकी आज अप्रूवल हो चुकी है कैबिनेट से। अब बेसिकली ये क्या रोल प्ले करेगी, ये जो सारे इश्यूज इस वक्त हमें लाहक हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी सफ़र करता है, इस मसले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने भी हमें इस पे पैनल पर सर खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया। आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो ये जो इस वक्त हमें मसाइल लाहक हैं, उसके अलावा ये कहा गया आज कैबिनेट में कि जी ये सर्कुलर डेट को भी कम करेगा ISMO, ये जो मल्टीप्लेयर हम देख रहे हैं कि मार्केट बनने जा रही है, बेसिकली किस तरह से चलेगी और ये डुएबल है पाकिस्तान में? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं
वो डेफिनेटली डूएबल हैं। आपको आवाज़ नहीं आ रही? जी जी सर, आई कैन हियर यू। अच्छा जी जी, अच्छा ठीक है। डेफिनेटली जी रेगुलेटरी रिफॉर्म तो हर तरह के डूएबल तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसकी वो किस नीयत से किए जा रहे हैं और किस वो जिसको कहते हैं ना इंटेंशन के साथ और किस सिंसियरिटी और कॉम्पिटेंस के साथ किए जा रहे हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स कि जी उसका कोई रिजल्ट कब आएगा। अभी ये बहुत अच्छा कदम है। आज ये सुनने में आ रहा है कि जैसे आपने फरमाया कि ISMO क्रिएट हो गई है या उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई है, लेकिन हमें इसको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेलिब्रेट करने का ये टाइम नहीं है। वजह यह है सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है कि इसमें अभी बहुत से इफ्स और बट्स आएंगे इसमें। जी आवाज नहीं आ रही? जी जी सर। अच्छा, इसमें बहुत से इफ्स और बट्स आएंगे और वो ये है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। इसमें पहले ये था कि 2 डिफरेंट एंटिटीज काम कर रही थी, उसमें NTDC और GPPAG, इन दोनों को ये 2 बहुत बड़े इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट के बॉक्स थे जो डिफरेंट फंक्शंस को मैनेज कर रहे थे। अब इन 2 बड़े बॉक्स को एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, जो अगर मैं आज की न्यूज़ से जो मैं समझा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अब बात यह है कि ठीक है, हो सकता है ये कंसोलिडेशन ठीक है, हो सकता है कि ये बेहतर साबित हो, लेकिन मुझे जब मैं पॉजिटिव हूँ डेफिनेटली कि चलो कुछ एक्शन लिया है, लेकिन इसकी जो सक्सेस है उसमें बड़े चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये होगा कि इससे पहले 2 डिफरेंट एंटिटीज को अज्यूम करके, जिसमें एक थी सिस्टम ऑपरेटर और मार्केट ऑपरेटर, इन दोनों की अलग-अलग एंटिटी, वो अलग-अलग आइडेंटिटी के साथ इसको सामने रखते हुए ही ऑलरेडी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि वो भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और अब अगर इन दोनों एंटिटीज या दोनों फंक्शंस को आपने कंबाइन करके अगर लेके चल रहे हैं आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को दोबारा आपने पहले रिव्यू करना है। मतलब आपने व्हील को री इन्वेंट करना है कि आपने उसका पहले लीगल फ्रेमवर्क को सीधा करना है। उसमें जो बहुत बड़ा काम ये होता है कि उसमें जो ग्रिड कोड है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उस ग्रिड कोड के अंदर मैसिव अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब मार्केट कोड एक होता है, उसके अंदर भी मैसिव अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद देखें, आपको ये है कि जितने भी रेलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस और फिर नेपरा का रोल, इन सब को बड़ा क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा अप हिल टास्क है, ये आसान काम नहीं है। तो ये सारे मामला को देखते हुए, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए, ये इसमें सक्सेस के चांसेस कितने हैं इस मार्केट को जो बनाने जा रहे हैं इसकी फॉर्मेशन में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली हैं इसमें, बट वो डिपेंड करता है कि किस सिंसियरिटी के साथ आप इस पूरे मैकेनिज्म को मैनेज करते हैं, कितनी कॉम्पिटेंसी के साथ मैनेज करते हैं, और वो जो मैनेजमेंट करने वाली जो टीम है वो कितनी कमिटेड और कितने लॉन्ग टर्म के लिए उसको डेडिकेट कर दिया जाए कि जी आपने एक टाइम फ्रेम के साथ कि जी आपने इतने टाइम के अंदर अंदर ये सारे काम करने हैं। अब हमारे यहाँ सम हो एडाकिज्म के तौर पे काम किया जाता है, कोई सिंसियरिटी के साथ काम नहीं किया जाता, या कॉम्पिटेंसी नहीं है, या इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं कि जी बीच में रख के जो असल काम वाले परफॉर्मर हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। अगर ये सारी इफ्स एंड बट्स को रिजॉल्व कर लिया जाए तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सक्सेस आर देयर। अच्छा, इसमें एक और तो बहुत बड़ा मैं ये समझता हूँ, इसको ये असेस कर सकेंगे कि चांसेस ऑफ सक्सेस से, कि यही जो मार्केट की लिबरलाइजेशन वाला फंक्शन है ये गैस सेक्टर में 2018 से हो चुका है, लेकिन आज तक सिर्फ एक एंटिटी प्राइवेट सेक्टर से गैस सेक्टर में एंटर हो चुकी है जो इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि वो अभी तक उसका कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा। सो टाइम लगेगा। गैस सेक्टर की एग्जांपल, हाँ, गैस सेक्टर की एग्जांपल को सामने रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा, बट इसमें अगेन इट विल डिपेंड ऑन मेनी इफ्स एंड बट्स। ठीक है, चलें, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एहतशाम साहब, आपकी जानी बातें, एक तो ये कि हुकूमत का इसमें रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा डायरेक्टली। अब जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी, ये मार्केट उसको ऑपरेट करेगी, इस तरह से ऑपरेट करेगी। किस तरह से देख रहे हैं इस एक्शन को, ये जो होने जा रहा है, ये आपको लग रहा है कि इसकी कामयाबी के चांसेस के साथ साथ अगर हम बात करें, इससे मामला जो इस वक्त हमें इश्यूज लाहक हैं ये एड्रेस कर पाएगी?
आमना ऑप्टिक्स से लिहाज से तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जी जो प्राइवेट सेक्टर के मार्केट प्लेयर हैं वही मार्केट को ड्राइव करें, प्राइसेस को वो इंश्योर करें, और ये जिस तरीके से होता है डिमांड एंड सप्लाई, इसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलें। और असल मेरा और आपका सब लोगों का मसला है कि हमें बिजली की कीमत कम मिले। अब अगर 35 रुपये की बिजली पर यूनिट में 19 रुपये फी यूनिट हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़े, तो आप मुझे बताएं हमें इन सारी बातों को क्या फ़ायदा होगा। अब सवाल यह है कि 94 से 2022 तक जो हमारी पावर पॉलिसीज आई हैं, अब 110 टोटल IPPs हैं, उनमें से आप देख लें अभी की साथ कोई बातचीत नहीं हो सकी। जो बात माली PTI के ज़माने में PTI की हुकूमत में ये बड़ी हद तक काम हुआ था, वो आगे काम नहीं हो सका, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम कीमतें कम करने की तैयार हैं, और वो तैयार हो गए थे कि जी आप अपफ्रंट हमें 400 बिलियन दे दें, 800 अरब रुपया सालाना बचेगा। और एक बात माननी पड़ेगी कि उस वक्त डॉलर को पैक कर गए थे 140 रुपीज़ के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा फायदा होता अगर उसकी कंटिन्यूएशन होती। लेकिन क्या करें, हमारे सियासी मफादात पार्टियों की इजाज़त ही नहीं थे, हमने क्या करना है। तो मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल इशू, मुझे लगता है ये इस तरह से नहीं होगा। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक हमारा सेटअप है, जिस तरीके से हमारे सरमायादार हैं जिन्होंने पैसा लगाया, हमारे अपना क्या कहते हैं सियासतदानों को पैसा लगा हुआ है, वो किसी सूरत में भी IPP तो लेके चल रहे कभी भी नहीं करेंगे। अहम बात यह आमना कि जो 5 IPP जिनसे असल बात करने वाली है, जिनसे बात हो रही है कि प्राइसेस कम की जाएं, और ये इनिशिएटिव मानना पड़ेगा लिबर्टी पावर ने लिया था, और जिस तरीके से इसको लेके आगे चले हैं, अब उसको देख के बाकी 5 लोग भी दबाव में आए हैं। और बाय द वे ये IPP वो कंपनी जिनके 2 लोग कल मारे गए, परसों अपना चीनी भाई मारे गए अगर कराची में, उनसे बात हो रही थी, वो भी तैयार हो रहे थे, डेट प्रोफाइलिंग के लिए भी तैयार हो रहे थे, वो साथ साथ मेच्योरिटीज को भी आगे ले जाने के लिए तैयार थे। तो अब सवाल ये है कि क्या इनके साथ 5 जो IPPs हैं, इनके साथ मामला अगर तय हो जाते हैं तो आगे चल के कितना आसान होगा, मुश्किल काम है। बाकी रह गया कि जी ये जो 5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा का हमारा ये सर्कुलर डेट है गैस का और बिजली का, ये काम किसी सूरत में नहीं होगा। हमने ये अलग हैं जो अनाउंस करते हैं बजट में कि वो भी अब पूरा नहीं कर रहे होते चीज़ों को कि इतना पैसा बचाएंगे, खर्चे कम करेंगे, वो नहीं कम किए। अब देखिए सवाल ये है कि IPPs अब तक आप देख लें हमना कि जितनी बिजली बनाई है, ये ऑफिशियल फिगर है कि 15,000 अरब रुपये जो है ना वो उन्होंने ये कमाए हैं बिजली बनाने के लिए, और 26,000 रुपया जो है ना उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस में लिया है। यानी 15 ट्रिलियन रुपया उन्होंने बनाने का लिया और 26 ट्रिलियन रुपया बिजली ना बनाने का लिया। और वो हमारे गौरव याद साहब जो मिनिस्टर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में, वो बड़ा कंसर्न है। वो कहते हैं कि जी 2000% से ज्यादा ये जो है ना वो अब मुनाफा ले चुके हैं, अब भी 100% मुनाफा ले रहे हैं IPP। तो कोई तरीकाकार होना चाहिए। अब अवैस लगारी तो कहते हैं कि जी जिस दिन हम ये फैसला करेंगे कि हमने वायदे वापस करने हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट में चलेंगे, वो नहीं कर रहे, इनसे गुफ्तगू की जाएगी। मेरा अपना ख्याल है आमना कि पॉलिटिकल विल की कमी है, ये ढंग तरीके से मामलात को आगे लेके जाएं, उनको बताएं कि पाकिस्तान के वहाँ सफर कर रहे हैं। एक बात आखिरी जो है ना, वो एक बात उनमें वजन भी आई थी इसमें, वो कहते हैं हुकूमत अपने टैक्सेस और ड्यूटियां कम कर दे तो बहुत सारा काम जो है ना वो हो सकता है, लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है। लेकिन अब इसमें देखना यही है कि क्या ये मार्केट मैकेनिज्म जो लाने की एहतशाम साहब वक्त की कमी है, मैं इस पे कितना अमल होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। हमाद साहब किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को और इस ये जो एक डेवलपमेंट हुई है इस मामले पर? जी मैं एहतशाम साहब की बात को ही आगे लेके चलूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि लिबर्टी पावर ने ये कदम उठाया था, उन्होंने जब ये कदम उठाया था उन्होंने खुद ही ऑफर किया था रज़ाकाराना तौर पर कि हम अपने मुआहदों को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स की बजाय रुपीज में भी लेने को तैयार है। लेकिन इसके बदले में उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें जो चीपर रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त जो ये 5 कंपनीज बात कर रही हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में बात कर रही हैं, ये भी अपने मुआहदे रिविजिट करना चाह रही हैं। और अगर रिविजिट हो जाते हैं, जो उन्होंने कहा है कि इसके अगर ये रिविजिट हो जाते हैं तो ये तैयार हैं कि अपने 40 अरब का जो इंटरेस्ट है उसको ये वेव ऑफ कर देंगे, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। और साथ ही साथ जहां 40 अरब को माफ कर देंगे, इसके अलावा जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा जाए तो उसका इफेक्ट ये होगा कि 65 पैसे की यूनिट बिजली कम हो सकती है। ये बजाय तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज कंपनीज के साथ भी हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, तो उस सूरत में 5 रुपए की कमोवेश हमें फर्क पड़ेगा पी यूनिट प्राइस के अंदर। तो ये बात रही। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो मार्केट का असूल है, कोई भी शख्स मार्केट में आता है, काम करने आता है, तो वो पैसे कमाने आता है, पैसे छोड़ने नहीं आता। मेरी प्रैक्टिस जो है वो कमर्शियल कॉर्पोरेट इश्यूज के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है, तो मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि जब भी कोई आदमी अपना क्लेम
कोई बिजनेस अपना लीगली कॉन्ट्रैक्चुअली इंटाइटल क्लेम छोड़ता है तो वो उसके बदले में आने वाले 10 साल का अपना बिजनेस सिक्योर कर लेता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ वो लाजमी लेता है। और इससे मैं कोई मनफी तासुर नहीं देना चाह रहा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हमारे कानून में भी इस असूल को कंसिडरेशन के नाम पे बयान भी किया गया है और इसको रिकग्नाइज किया गया है कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे तवक्को रखते हैं कि वो भी आपके लिए कुछ करे। हमारे यहाँ क्योंकि तमाम मामला बड़े सीक्रेसी में होते हैं और हमें नहीं पता कि इस वक्त बदले में क्या किया जा रहा है इनके लिए, हुकूमत इनको क्या रीअश्योरेंसेस दे रही है। जैसे अली ने कहा था कि हमारे यहाँ हर चीज बहुत सीक्रेसी में होती है, उन्होंने तो बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर ऐसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो। अब इसको सामने रखते हुए जो इशू आ रहा है, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, जो इशू आता है हमारे सामने, इशू जो है IPPs का, वो सबसे बड़ा इशू सोलर एनर्जी है। इस वक्त हमारी सोलर एनर्जी की इंस्टॉलेशन के बाद 12,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। जो हमारी ऑफ सीजन कंजम्पशन है वो 9 से 10,000 की है। पीक सीजन में अगर हम देखें तो हम 30,000 में जाते हैं। चले हम व्हाट्सएप में आपसे माजरत करूंगी, शाह साहब से भी माजरत करूंगी, प्रोग्राम पहुंच चाहता है। इसके साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।